नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के रूप में। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण का पूरा खर्च उठाएगी सरकार, बजट में हो सकता है रोड मैप का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी से बचाने के लिए वैक्सीन के टीकाकरण को लेकर रोड मैप बना लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार कोरोना टीकाकरण का पूरा खर्च उठाएगी, साथ ही आने वाले बजट 2021 में इसके रोड मैप का ऐलान हो सकता है। एजेंसी की माने तो सरकार ने इस संबंध में पूरी योजना तैयार कर ली है। एस्ट्राजेनिका से बल्क में वैक्सीन लेने की तैयारी है। अनुमान के मुताबिक देश के एक नागरिक को कोरोना वैक्सीन डोज देने पर $6 से $7 यानी करीब 500 रुपए से ज्यादा का खर्च आएगा। यही वजह है कि सरकार ने 130 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने के लिए 500 अरब रुपयों का बजट तय किया है। इस बजट का इंतजाम मौजूदा वित्तीय वर्ष के आखिर में किया जाएगा, जिसके बाद वैक्सीन मुहैया कराने में फंड की कमी नहीं होगी। माना जा रहा है कि फरवरी के अंत से टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। केंद्र सरकार कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप से चिंतित है और इसे नियंत्रित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। इसी क्रम में वैक्सीन टीकाकरण का पूरा खर्च उठाने की योजना पर काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि इस संबंध में सहमति बन गई है और बजट में इसकी घोषणा की जा सकती है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीडीपी को एक और झटका, पार्टी के इन 3 वरिष्ठ नेताओं ने दिया एक साथ इस्तीफा। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन को लेकर सियासी हलचल तेज है। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी को जम्मू संभाग में बड़ा झटका लगा है। पीडीपी के 3 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वालों में पीडीपी नेता थमन बसीन फलेल सिंह और प्रतिम कोटवाल शामिल हैं। बसीन और फलेल सिंह पार्टी के संस्थापक सदस्य थे और मुफ्ती मोहम्मद सईद के करीबी थे। तीनों ने पार्टी से इस्तीफा देते हुए एक पत्र भी लिखा, जिसमें कहा गया है कि सांप्रदायिक तत्वों ने पार्टी को हाईजैक कर लिया है। ऐसे में हमारे पास पार्टी को छोड़ने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचता है। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली बड़ी खबर। लालू के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद बोले लल्लन पासवान, गरीब हूं पर बिकाऊ नहीं। जी हां दोस्तों, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद बीजेपी विधायक लल्लन पासवान ने कहा है कि मैं गरीब हूं पर बिकाऊ नहीं। कुछ दिन पहले ही कथित तौर पर लालू ने लल्लन पासवान को बिहार विधानसभा अध्यक्ष चुनाव में महागठबंधन उम्मीदवार का साथ देने के लिए प्रलोभन दिया था। इसी मामले में विधायक ने पटना में एफआईआर दर्ज कराई है। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बिहार का सबसे गरीब विधायक होने के साथ ही मैं दलित हूँ। ये आम धारणा है कि दलित व गरीब आदमी बिकाऊ होते हैं। यह धारणा कब बदलेगी? सामाजिक न्याय के पुरोधा कहे जाने वाले लालू प्रसाद ने जिस तरह से फोन कर मुझे खरीदने की कोशिश की है, उससे मैं दुखी हूँ। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। ममता बनर्जी के तीखे बोल, कहा अपने कैरियर में ऐसा गृह मंत्री नहीं देखा, बीजेपी को बताया भारी लोगों की पार्टी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल में सियासी गहमागहमी जारी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर जुबानी हमले कर रही है। उन्होंने हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर सवाल उठाए हैं। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने कहा है कि वो राज्य में भारी लोगों को घुसने नहीं देगी। खास बात है कि बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन बीजेपी और टीएमसी ने चुनावी तैयारियां अभी से शुरू कर दी है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुई बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी भारी लोगों की पार्टी है, जिसकी राज्य में कोई जगह नहीं है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि वो पश्चिम बंगाल को दंगे वाले गुजरात में तब्दील नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा है कि बंगाल में भारी लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। जो लोग राज्य में केवल चुनाव के दौरान आते हैं और राज्य की शांति को भंग करने की कोशिश करते हैं, उनका स्वागत नहीं किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। केनरा बैंक समेत दर्जन भर बैंकों में 1200 करोड़ रुपए का फ्रॉड, सीबीआई ने फाइल की एफआईआर। जी हां दोस्तों, सीबीआई ने दिल्ली की अमीरा प्योर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड और इसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इसमें कंपनी के प्रमोटर करण चांदना व प्रबंध निर्देशक राजेश अरोड़ा का भी नाम शामिल है। कंपनी व इसके अधिकारियों पर केनरा बैंक समेत दर्जन भर बैंकों पर 1200 करोड़ रुपए के फ्रॉड का मामला सामने आया है। केनरा बैंक की शिकायत पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किया है और इसके बाद दिल्ली एनसीआर के 8 ठिकानों पर छापेमारी की है। एफआईआर में एमडी राजेश अरोड़ा, निर्देशक करण चांदना, अपर्णा पुरी और जवाहर कपूर, पूर्व निर्देशक अनीता डियांग और फाइनेंस हेड अजय श्रीवास्तव का नाम है।
37 साल पुरानी यह कंपनी बासमती समेत अन्य किस्म के चावल का निर्यात करती है। फ्रॉड का यह मामला पिछले साल 22 मई को एक फोरेंसिक ऑडिट में सामने आया था। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। लेकिन दोस्तों अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही दोस्तों इस वीडियो के अंत में हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। 30 नवंबर के बाद नहीं मिलेगा इस सरकारी योजना का लाभ, जल्द उठा लें फायदा। जी हां दोस्तों, कोरोना काल में केंद्र सरकार ने देश में करीब 80 करोड़ राशन कार्ड धारकों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत गरीब लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा था। ये योजना आगामी 30 नवंबर 2020 को खत्म हो रही है। ऐसे में अगर आपने इस योजना का फायदा नहीं उठाया है तो जल्द उठा लें। योजना के तहत हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं या चावल मुफ्त बांटने की स्कीम 30 नवंबर को खत्म हो जाएगी। विभाग के एक अधिकारी के मुताबिक मुफ्त अनाज वितरण की इस योजना को आगे बढ़ाने के संबंध में फिलहाल कोई विचार नहीं हुआ है। इस साल मार्च में ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत PMGKAY की घोषणा की थी। PMGKAY के तहत शुरू में अप्रैल, मई और जून के लिए हर महीने हर एक राशन कार्ड धारक को 5 किलो अनाज और हर एक राशन कार्ड धारक परिवार को 1 किलो दाल मुफ्त देने का प्रावधान था। बाद में इसे 5 महीने और बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि मुफ्त अनाज वितरण की इस योजना का खर्च केंद्र सरकार ने उठाया है और यह योजना कोरोना काल में देश के गरीबों के लिए वरदान साबित हुई है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक 31 दिसंबर तक बढ़ी, DGCA ने लिया फैसला। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के संकट और देश में संक्रमण की दूसरी लहर के बीच DGCA ने भारत में कॉमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। अब इस फैसले के बाद से देश में 31 दिसंबर तक न तो कोई व्यावसायिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भारत से बाहर जाएगी और न ही दूसरे देश से स्वदेश आ सकेगी। हालांकि चुनिंदा फ्लाइट्स को मंजूरी पहले की तरह जारी रहेगी। DGCA के आदेश में कहा गया है कि उसकी ये पाबंदी इंटरनेशनल कार्गो फ्लाइट्स की उड़ान पर लागू नहीं होगी। इसको लेकर DGCA ने अपनी खास मंजूरी दी है। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स को एजेंसी द्वारा चुने हुए रूट पर मंजूरी दी जा सकती है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर UAE ने दिया पाकिस्तान को झटका, इंडियंस को मिलेगा फायदा। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी ने पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है। न सिर्फ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी को बदला है बल्कि कई देशों को कुछ ऐसे फैसले लेने में आसानी भी कर दी है जो वे सामान्य परिस्थितियों में नहीं कर सकते थे। ऐसा ही मामला UAE का है, जहां UAE सरकार ने पहले तो कोरोना मामलों को देखते हुए फिर राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। UAE ने राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने के बहाने से पाकिस्तान समेत 13 देशों के नागरिकों की UAE में एंट्री रोक दी है और वर्कर्स वीजा भी जारी करना बंद कर दिया है। इसमें अफगानिस्तान, सीरिया, यमन जैसे युद्ध में उलझे हुए देश भी शामिल है। UAE ने अस्थायी तौर पर यह रोक लगाई है, लेकिन माना जा रहा है कि इससे पाकिस्तान की एक बड़ी आबादी को मुश्किलें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान से बड़ी संख्या में लोग UAE रोजी रोटी कमाने के लिए जाते हैं और वो बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा भी पाकिस्तान भेजते हैं। इस लिस्ट में सोमालिया, इराक, तुर्की का नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में ऐसे देशों के नाम ज्यादा हैं जो सऊदी अरब गुट का विरोध करते हैं। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। पेटीएम ने दुकानदारों को दिया तोहफा, खत्म किया चार्जेस। जी हां दोस्तों, देश की सबसे बड़ी ई-वॉलेट कंपनी पेटीएम ने अपने नेटवर्क से जुड़े दुकानदारों को बड़ा तोहफा दिया है। कंपनी ने गुरुवार को ऐलान किया है कि दुकानदार मर्चेंट पर UPI और रुपए कार्ड के अलावा 0% शुल्क पर पेटीएम वॉलेट के माध्यम से अनलिमिटेड पेमेंट प्राप्त कर सकते हैं। कंपनी ने एक बयान में कहा है कि इस कदम से 1.7 करोड़ से अधिक दुकानदारों को फायदा होगा, जो अपने बैंक खातों में डायरेक्ट सेटलमेंट के साथ अपने सभी डिजिटल पेमेंट पर 0% शुल्क का आनंद ले सकेंगे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। भारत और ताइवान की नजदीकी से टेंशन में चीन, हांगकांग और तिब्बत की आजादी का सता रहा है डर। जी हां दोस्तों, भारत, ताइवान और अमेरिका के बीच तेजी से बढ़ रहे संबंधों से चीन चिंतित है। वह इसे हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ रहे प्रभाव का जवाब मान रहा है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के चीन भारत संबंध पर आए लेख में कहा गया है कि ताइवान का मामला भारत के लिए एक कार्ड की तरह नहीं है।
जिसे वह चीन के साथ चल रहे अपने सीमा विवाद को निपटाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आगे लिखा गया है कि भारत वन चाइना पॉलिसी का समर्थन करता है और वो ताइवान की आजादी चाहने वाली ताकतों का इसलिए समर्थन नहीं कर सकता क्योंकि चीन ने वादा कर रखा है कि वह भारत की अलगाववादी ताकतों का समर्थन नहीं करेगा। भारत और ताइवान के द्विपक्षीय संबंधों के मजबूत होने की चर्चा पर लिखा गया है कि भारत अगर ताइवान कार्ड खेलने की कोशिश करेगा तो चीन भी भारत के अलगाववादियों के समर्थन की चाल चल सकता है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं आज के मौसम अपडेट्स। तो दोस्तों आने वाले 24 घंटों के दौरान उत्तरी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में मध्यम से भारी बारिश जारी रहने के आसार हैं। वहीं तमिलनाडु के बाकी हिस्सों के साथ साथ दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिणी उड़ीसा में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। तेलंगाना में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। वहीं गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और पंजाब में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश और हिमपात देखने को मिल सकता है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। जी हां दोस्तों, एक दिन की शांति के बाद आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है। सरकारी तेल कंपनियों ने आज डीजल की कीमत में 20 से 22 पैसे की बढ़ोतरी की है। साथ ही पेट्रोल की कीमत में 11 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल में 11 पैसे प्रति लीटर की और डीजल में 21 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है, जिसके चलते दिल्ली में पेट्रोल का भाव 81 रुपए 70 पैसे प्रति लीटर और डीजल का भाव 71 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर का। आज फिर महंगा हुआ सोना चांदी। जी हां दोस्तों, सोने के दाम में आज फिर तेजी आई है। हालांकि दूसरे दिनों की अपेक्षा आज तेजी मामूली है। एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने आज दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव के बारे में जानकारी दी है। सोने के अलावा चांदी के भाव में भी मामूली बढ़त देखने को मिली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में सोने के भाव में 17 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली बढ़त रही, जिसके बाद अब 10 ग्राम सोने का भाव 48,257 रुपए पर पहुंच गया है। इसके पहले बुधवार को भी इसमें बढ़त देखने को मिली और कारोबारी सत्र के अंत में 48,240 रुपए पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतिम कारोबारी सत्र में यह $1815 प्रति औंस के स्तर पर रहा। वहीं चांदी के भाव में भी 28 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी देखने को मिली है, जिससे चांदी का भाव 59,513 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। इसके पहले बुधवार को कारोबारी सत्र के बाद यह 59,485 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुआ था। वहीं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह $23.42 प्रति औंस पर बंद हुई थी। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। तिब्बत और सिंजियांग में तेजी से बढ़े अत्याचार, धार्मिक व सांस्कृतिक विरासत को नष्ट करने की कोशिश। जी हां दोस्तों, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासनकाल में तिब्बत की धार्मिक स्वतंत्रता में तेजी से कमी आने के साथ ही सिंजियांग प्रांत में अत्याचार भी ज्यादा हो गए हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने बेरहमी से धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को नष्ट किया है। यह कहना है लंदन में रहने वाले शोधकर्ता जेचरी स्किडमोर का। शी जिनपिंग 2012 में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। तभी से मानवाधिकार हनन के मामले में चीन का रुख आक्रामक होता चला गया है। मानवाधिकारों की निगरानी करने वाली संस्था के अनुसार तिब्बत में वहां की जनता की धार्मिक स्वतंत्रता से लेकर बोलने की आजादी तक पर पाबंदी लगना शुरू हो गई है। प्रशासन के रवैये में तानाशाही आ गई है। सुरक्षा बलों की हिंसा बढ़ने लगी है। रिपोर्ट बताती है कि जिनपिंग के नेतृत्व में कम्युनिस्ट पार्टी का तिब्बत और सिंजियांग में अघोषित एजेंडा जब दुनिया के सामने आने लगा तो यहाँ पर पाबंदी और बढ़ने लगी। उइगर मुस्लिमों पर अत्याचार बढ़ने के साथ ही उनको जबरन हिरासत में रखने की घटनाओं में तेजी आ गई है। चीन की इन नीतियों से यहाँ की स्वायत्तता तेजी से नष्ट हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसे सांस्कृतिक नरसंहार माना है। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली बड़ी खबर। मोटोरोला मोटो E7 हुआ लॉन्च। दमदार फीचर्स होने के बावजूद कीमत 10,000 से भी कम। जी हां दोस्तों, ब्लैक फ्राइडे के बीच मोबाइल कंपनी मोटोरोला ने अपने नए स्मार्टफोन मोटो E7 को लॉन्च कर दिया है। इस स्मार्टफोन की पिछले कई महीनों से चर्चा हो रही थी। कुछ समय पहले ही मोटोरोला ने बताया था कि बहुत जल्द इस फोन को लॉन्च कर दिया जाएगा। मोटो E7 डुअल कैमरे और 6.50 इंच की स्क्रीन के साथ आता है, जो E7 प्लस स्मार्टफोन की तरह है। ये 2 स्टोरेज ऑप्शन में आता है। विशेष रूप से मोटो E7 और मोटो E7 प्लस दोनों में एक
समान कैमरा है, जिसमें पीछे की तरफ एक स्क्वायर कैमरा मॉड्यूल और सामने की तरफ एक वाटर ड्रॉप नॉच है। और इस मोटो E7 फोन को लगभग 9,000 रुपए की कीमत पर लॉन्च किया गया है। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं नॉलेज सम्राट। तो दोस्तों आज का सवाल है, भारत का संविधान किसने लिखा था? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।